शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र। इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट। लोकल न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कभी बारूद की गंध से भरी वह धरती जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी रहती थी, लेकिन इसी धरती पर कुछ ऐसे जांबाज पुलिस अधिकारी भी थे जिन्होंने अपने साहस, रणनीति और अदम्य हौसले से नक्सलवाद की कमर तोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के बहादुर अधिकारी, शौर्य चक्र विजेता निरीक्षक लक्ष्मण केवट। वर्षों तक बस्तर के घने जंगलों में लगातार नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया, अनेक बड़े ऑपरेशनों को सफलता तक पहुंचाया और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए देश के तीसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति भवन में जब भारत के राष्ट्रपति ने उनके सीने पर शौर्य चक्र सजाया, तब वह क्षण केवल एक अधिकारी का सम्मान नहीं था, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर और देश के उन सभी जवानों के साहस का सम्मान था जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। आज हम जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, उनके साहस की दास्तान, उन ऑपरेशनों की हकीकत जिन्होंने बस्तर का भविष्य बदला और उस सफर को जिसने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। लोकल न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, लोकल न्यूज की ओर से आपको शौर्य चक्र से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जब आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा था, उस पल आपके मन में क्या चल रहा था? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का नमस्कार, धन्यवाद करना चाहता हूँ। शौर्य चक्र जो मिला है, इसका सपना मैं 2018 में 17-18 के बीच में जब राजनांदगांव जिला हुआ करता था, गातापार थाना प्रभारी था, तो उस समय ऑपरेशन करते थे। तो ऐसा ही वीडियो आया था राष्ट्रपति भवन का, जहाँ मतलब कोबरा बटालियन और पैरामिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवानों को दिया जाता था। तो उस समय लगता था कि हम लोग भी देश के लिए लड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ जो है कि कश्मीर और जो बॉर्डर का क्षेत्र, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित छत्तीसगढ़ था, लेकिन यहाँ के जवानों को कम मिलेगा। तो मैं सपना उस समय वहाँ देखा था और रात में सपना देखा और अपनी श्रीमती जी को बताया कि मेरे को यहाँ जाना है। तो श्रीमती जी भी वीडियो देखी, तो उसमें ज़्यादातर मतलब उस समय वीडियो जो देखे उसमें शहीद परिवार जाते थे। तो बोले नहीं ऐसा भी सपना मत देखिए जिसमें मतलब हमको ऐसा नहीं चाहिए। बोला नहीं, ये मेरा सपना है और इसको मेरे को करना पड़ेगा। तो मैं खैरागढ़ मार्केट गया और वहाँ से फिर अशोक चक्र का एक फ़ोटो निकलवाया और उसको फ्रेमिंग करा के थाने में रखा। और अपने घर में जब निकलूँगा थाने से बाहर, थाने के लिए किसी काम से, तो ऐसी जगह रखा कि मेरी नज़र उस पर जाए। तब से फिर मतलब एक बड़ा सपना देखा। फिर जैसे ही ये सपना देखा, उसके बाद मतलब बहुत सारा मेरे साथ ऐसा उलटफेर होने लगा, मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसे। और जब राष्ट्रपति भवन में वो दिन आया, 8 तारीख का दिन, 8 जून का, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गया। और मेरी जो साथ में मेरी वाइफ जो हमेशा मेरे साथ में थी, वो मेरे ड्रीम, जब मेरा ड्रीम था, उस ड्रीम देखने से लेके मिलने तक के बीच में जो उलटफेर, नौकरियों में कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, आदमी वही रहता है, समय बदलता है। तो जो बुरा परिस्थिति आया, उस परिस्थिति से भी हम आगे बढ़े और अपना एम क्लियर था कि जीते जी इस सम्मान को लेना है। जब वहाँ पर राष्ट्रपति भवन पहुँचे, कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं देखा तो मेरी जो श्रीमती थी वो रो रही थी। तो मैं जाके पूछा, उसमें कार्यक्रम शुरू में क्यों रो रही? तो बोली, आप उतने दिन तक सपना देखते थे, आज सपना पूरा हुआ। मुझे पता नहीं कैसे रो रही हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो बहुत अच्छा लगा, एक सपना पूरा हुआ। बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जब राष्ट्रपति भवन में आपके सामने राष्ट्रपति महोदया और पास में देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, उस ऐतिहासिक पल को आज आप किस तरह से याद करते हैं? तो हम लोग इस बार राष्ट्रपति भवन में जो शौर्य चक्र लेकर सबसे पहले हम लोग का था, तो रिहर्सल में कम चीज़ों को बताया गया था, मतलब कैसे करना है, थंब कहाँ बनाना है, सल्यूट कहाँ करना है। और जब उसका फाइनल टेक चल रहा था, जब हम लोग को शौर्य चक्र मिलने वाला था, तो आप देखे होंगे दोनों लोग परेड करते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचे।
जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे थे उसके बगल में। फिर उसके बाद वो हमारा जो कार्य था उस बारे में जो अनाउंसमेंट हो रहा था, जो साइटेशन को पढ़ा जा रहा था, तो वो हम लोगों को मतलब नहीं पता था कि ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा लगता था कि कुछ गलती ना हो जाए, और पूरे शरीर का रोमा खड़ा है, प्रधानमंत्री जी बगल में है, राष्ट्रपति महोदय सामने में है। तो ये ऐसा मतलब जो सपना देखते थे और एक भी देख रहे हैं कि सपना पूरा हो रहा, तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं कैसे बताऊं। और सबसे पहले मेरे को जाना था, मैं उस समय का इंतजार कर रहा था जब बोले लक्ष्मण केवट, ये शब्द कब बोले कि मैं निकलूं। और ये इतना बोल रहे हैं कि अंदर से पूरे रोमा खड़ा होता जा रहा और मन में भाव आते जा रहा है कि सामने में जो सपना देखे थे वो पूरा हो रहा। तो बहुत अद्भुत था, बहुत ही मतलब ऐसा था कि शब्दों में उसको नहीं बता सकते, बहुत अच्छा लगा। नक्सल मोर्चे पर एक पुलिस अधिकारी और जवान को किन सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे मुठभेड़ का कभी भी आता है, मैं कमांडर हूँ, तो पहले का ऑपरेशन अभी के ऑपरेशन में बहुत अंतर हो गया। मतलब अभी इतना ऑपरेशन को चेंज कर दिए कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं हमारे साथ, उस टीम के जवानों को मालूम हो कि हम कितनी टीम में जा रहे हैं। बाकी उस ऑपरेशन में जो पिछले ऑपरेशन में गए थे उनको भी नहीं पता चलेगा कि हम किस पैटर्न में चल रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि नक्सली एम्बुश लगाते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है, तो जाने अनजाने में आज जब नक्सलवाद था उस समय तक लोग हर रास्ते में जहाँ से हम लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं या ऐसा रास्ता जहाँ से हम लोग आना जाना लगा रहता है, तो उस जगह पर संतरी लगा के रखते थे। संतरी का काम था कि उसको हर जगह जैसे फोर्स अंदर घुसी उसको सूचना देना, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। आदमी या पैदल दौड़ के चले जाएं, और इसके लिए भी प्रॉपर ड्यूटी लगती थी कि आज तेरा ड्यूटी है, कल इसका ड्यूटी है, परसों उसका ड्यूटी है, इसका काम इस गांव में बताना, इसका काम। और उसके साथ साथ बम पटाखा रखते थे जो दिवाली में फोड़ते हैं। तो एक बड़ा धमाका कर दिए तो आज का सबको पता चल जाता था कि मतलब फोर्स अंदर घुस रही। तो एम्बुश का जितने रास्ते हैं या ऐसा जगह जो दो पहाड़ों के बीच से हो कि फोर्स को यही जाना है, आईडी ब्लास्ट हो गई। सबसे पहले जैसे बतौर मैं कमांडर हूँ तो मैं यही पूछता था क्या हुआ, तो उधर से बोलते थे सर कि बम ब्लास्ट हुआ है, सब खैरियत है। नहीं तो उतने समय तक पूरा जान में मतलब जान नहीं है कि क्या हो गया, कोई नुकसान तो नहीं हो गया। और ज़्यादा जब टफ सिचुएशन कब होता है, जब कोई इंजर्ड हो गया तो उसको हम कितने जल्दी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। और जो जवान हमारे साथ में हैं उनको लगा हम ट्रेनिंग दिए, दो चीज़ सीखो, एक तो ब्लड रोकने का, एक पेन किलर जो लगा सकते हैं, दर्द न हो, ताकि जवान को फर्स्ट एड देकर प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचा सके। तो मेन रूप से यही रखता है कि फर्स्ट जो एम्बुश लगा है ना उसमें हमारा कोई इंजर ना हो। उसके बाद तो उसके काउंटर के लिए हम लोग, मैं 14 साल से यही काम किया हूँ, तो काउंटर कैसे करना है, किस टीम का क्या काम है, और वो काम करके फिर हम लोग आज नक्सलवाद को समाप्त किए। अक्सर आपकी रणनीतिक क्षमता की हमेशा क्षेत्र में चर्चा होती है, क्या इसके लिए आपने विशेष प्रशिक्षण लिया था या यह अनुभव के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हुआ? रणनीति जैसे जो लड़के सरेंडर होकर आते हैं कैडर, तो उनसे बात करने से समझ में आता है। और जो हर जिले में जो इनकाउंटर होते थे, चाहे वो पुलिस के पक्ष में जाए, पॉजिटिव रहे, कैजुअलिटी हो जाए, अचीवमेंट मिले, तो उसमें मतलब जब पूछते थे जवानों से, जैसे ऑपरेशन करते थे तो सुकमा के भी जवानों से बातचीत करते थे, ऑपरेशनल जो डीआरजी थे दंतेवाड़ा से भी, नारायणपुर से, तो सबसे पूछते थे कि हुआ कैसे था। तो उस चीज़ को करने के बाद मैं फिर अपने खुद का प्लान बनाता था कि हम लोग को इस चीज़ को देखना है, जो इस ज़िले में घटना हुई जिसमें जवान शहीद हो गए इस गलती से हुए, या इस ज़िले में अचीवमेंट मिला है तो उनका अच्छा ये था। तो वो धीरे धीरे लिख लिख के रखते थे, और जब डेमो कराते थे, खुद का डेमो कराते थे, बम पटाखा ले जाते थे जंगल में, और जितना हम लोग ऑपरेशन में मेहनत करते थे उससे ज़्यादा कांकेर ज़िले में मैं डेमो करवाया। जो यहाँ के डीआरजी के जवान हैं तो बहुत खून पसीना बहा है, और डेमो का मतलब ले जाना है खाना और शाम तक जंगल में ही रहना है। कई पहाड़ियों को उतना हम लोग ऑपरेशन में मेहनत नहीं करते थे, तो डेमो में इसी चीज़ को बताया जाता था कि हमारा कैजुअलिटी दूसरे ज़िले में इस कारण हुआ, अचीवमेंट इस कारण हुआ, और जो सरेंडर लड़के थे उसका भी हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला। इसीलिए मतलब ऑपरेशन प्लानिंग करने में, ऑपरेशन लेड करने में जो सफलता मिली, ये हम लोग का सभी का एक जगह बैठ के बोर्ड ले लेते थे, जो इनकाउंटर का वीडियो बनाते थे उस वीडियो को चला चला के सबको समझाई देते थे। तो ऐसा करके हम लोग धमतरी, गरियाबंद, हॉक फोर्स जो MP बालाघाट सभी खांजूर में आए, उनको भी ट्रेनिंग दी, उनको बताया
एयरफोर्स की भी टीम आई थी, जिसको हम लोग मतलब बताया कि ऑपरेशन 29 नक्सली जब मारे, तो बहुत ऐसे ऐसे जगह से लोग आए थे कि मैं बता भी नहीं सकता। सबको ट्रेनिंग मतलब बताया गया कि ये ऑपरेशन इस तरीके से करना चाहिए और ये इसमें बेनिफिट है, ये लॉस है। तो ये ऑपरेशन से सीखे, नुकसान हुआ उससे सीखे, अचीवमेंट मिला उससे सीखे, और आज हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। आपने अब तक बस्तर में लगभग कितने ऑपरेशनों में भाग लिया? उनमें से कौन सा ऑपरेशन आपके लिए सबसे बड़ी सफलता रहा? मैं बस्तर में 14 साल पूरा नौकरी रहा मेरा, नक्सल क्षेत्र में रहा, बीजापुर में रहा, राजनांदगांव रहा, कांकेर में। ये अंतिम क्षण है जिसमें मतलब नक्सलवाद समाप्त हुआ। कुल 40 मुठभेड़ थे, जिसमें सक्सेसफुल कह सकते हैं, जिसमें हम लोग नक्सलियों के डेड बॉडी को रिकवर कर पाए, उनका वेपन कर पाए, रिकवर कर पाए। और इसके अलावा बहुत सारे इनकाउंटर ऐसे थे जिसमें हमको मतलब अचीवमेंट नहीं मिला, इनकाउंटर हुआ, बाद में पता चला कि इतने नक्सली मारे गए थे या ऐसा एरिया था। तो ये लंबा अनुभव रहा। और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा यादगार इनकाउंटर था, ये हम लोग का 16 अप्रैल 2024 का था, क्योंकि वो ऑपरेशन का हमारा एकदम लेटेस्ट वो था अपडेट, जैसे प्लानिंग। इस प्लानिंग में आप देखेंगे कि इस इनकाउंटर के अलावा भी बहुत सारे इनकाउंटर हमारे राज्य में बड़ी संख्या में नंबर है, लेकिन अगर आप संख्या देखेंगे जवानों की तो हमसे 10 गुना ज़्यादा। हम लोग 187 लोग टोटल इस ऑपरेशन को लीड किए और इतनी बड़ी सफलता दिलाए। तो सबसे यादगार और महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की समाप्ति का निर्णायक 16 अप्रैल 2024 के मुठभेड़ रहा। एक सवाल और है, आपके कुछ अभियानों को लेकर आरोप भी लगे कि सुरक्षा बलों ने मिलकर नक्सलियों को घेर कर मार गिराया। ऐसे आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? पुलिस पे देखिए, जैसे उतने दिन तक वो लोग घेर के मारे, वहाँ पे क्या कंडीशन था उसको तो कोई जानता नहीं है। मैं आपको शुरू में बताया कि जैसे जिस ऑपरेशन में हम मारे, उससे पहले हमको हमारा लोकेशन आउट हो गया, पटाखा फोड़ दिए, हम ऐसे जगह से गए ही नहीं। और ये भी मैं शुरू में आपको बताया कि पहले जो पारंपरिक होता था सिंगल लाइन में जाना, एम्बुश में फंस जाना, अभी तो हमारे टीम में वही लोग जाते हैं, मतलब उसी को पता चलेगा जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहा। आपको लास्ट टाइम पे ब्रीफिंग किया जाएगा, जब निकलना हो आपके पास कोई ऑप्शन हो, मोबाइल नेटवर्क में ब्रीफिंग वहाँ करेंगे। तो ये किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। सबका ट्रेनिंग पहले से कराया गया, क्योंकि अगर सिचुएशन बदलता है, प्लान 1 फेल होता है तो प्लान बी, प्लान सी पे काम करेंगे। कोई जवान घायल हो गया, शहीद हो गया, कोई ऐसा घायल हो गया जिसको समय रहते निकाल सकते हैं, तो कितनी टीम वहाँ रुकेगी, कौन सी टीम फाइट करेगी, कौन सी टीम उसको रास्ते में आरोपी लगाएगी, उससे निकालेगी। तो ये किसी का आरोप रहता है, आरोप को उतना महत्व नहीं देना चाहिए। आपने बरसों तक बस्तर में काम किया। आपके अनुसार आखिर बस्तर के कुछ लोग नक्सली विचारधारा से क्यों जुड़े? इसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? जो 80 के दशक में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो ऐसे जो कैडर आए, जो माओइस्ट वाले थे, ये लोग यहाँ आके लोगों को मतलब मिसगाइड करते गए। और जो ट्राइबल्स हमारे अबूझमाड़ का हो या दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, सबसे ज़्यादा जो लड़ाकू नक्सलियों को कैडर मिला वो दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर से मिला। तो उनके माइंड में ये चीज़ हमेशा भरा गया कि मतलब आपके मतलब साथ में जो है गवर्नमेंट सही नहीं की है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ना है। और ऐसे ही करते करते जो भी गांव में जाने के रास्ते थे उसको लोग ब्लॉक कर दिए, बाहर वाले को अंदर नहीं जाने देते थे, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देते। जो भी वहाँ पे सूचनाएं आती थी वो माओवादियों के थ्रू ही आती थी। और माओवादी जो शासन की योजनाएं हैं, शासन जो जनता के लिए क्या करना चाहती है, ये सब चीज़ कभी जनता तक पहुँचनी ही नहीं थी। ऐसे ही चीज़ पहुँचाए जो कि निगेटिव चीज़ हो, तो जिसके कारण ना केवल एक ही पक्ष को वहाँ के लोग जान पाए। एक लंबे समय तक ये चला। इसीलिए जो भी वहाँ के जो बच्चे बड़े होते थे, चाहे वो बाल संगठन में आज जुड़ के बाल संगठन से आए या फिर और भी किसी संगठन से आने के बाद वो माओवादी के जो मुख्य पार्टी थे उससे जुड़े, तो उनको केवल एक ही चीज़ की ज्ञान दी जाती थी कि शासन आपके खिलाफ में है, जल जंगल ज़मीन को हम बचाएंगे, आपके अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। 2050 में लाल किले पे झंडा हम फहराएंगे, लाल झंडा फहराएंगे।
आप मैदानी क्षेत्र से बीजापुर जैसे अत्यंत नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात हुए थे। उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, यानी वहां पर पहुंचकर आपको कैसा लगा था? मैं जब कांस्टेबल में था, सूरजपुर जिले में मेरी भर्ती हुई, तो जब मैं शहीद लोग को देखता था कि शहीद परिवार का डेड बॉडी आता है, तो जिसे आप देखेंगे वो पूरा जिला, जिस दिन शहीद का शव आ गया, पूरे जिले में एक ऐसी परिस्थिति रहती है कि सबकी आंखों में आंसू निकलता है। तो मैं सोचता था कि इसको कैसे रोक सकते हैं। मैं सिपाही था, उस समय से ही मेरे मन में था। तो जब ये स्कीम आया कि आपको 10 साल नक्सल क्षेत्र में रहना है, तो मेरे को लगा ये मेरे लिए ही बना है। मैं जाऊँगा तो घर वाले को भी बताया, पिताजी को बताया, तो मेरे पिताजी बोले कि देखो मैं एसी सेल में हूँ, मेरे पिताजी एसी सेल कर्मचारी थे, तो अंडरग्राउंड माइंस हुआ करता था, तो उनके साथ भी बहुत सारे लोगों का नौकरी लगा था। तो कुछ लोग छोड़ के भाग गए, बोले कि इतना बड़ा बड़ा चट्टान है, पत्थर है, वो गिर जाएगा तो मर जाएंगे। तो कुछ लोग भाग गए, मेरे पिताजी नहीं भागे। तो बोले कि बेटा हम लोग भी ऐसी हमारे सामने परिस्थिति थी कि हम लोग डरे या लड़े। तो जब तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं तो फिर मेरे को वहीं से कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को भी जाना चाहिए। अगर वापस आ गए, अगर नहीं आए तो एक और जवान शहीद, अगर आ गए तो फिर अच्छा ही करके आएंगे। और आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो भर्ती हुआ उसको हमारे वर्तमान जो डीजीपी साहब हैं उनकी अध्यक्षता में हुआ था। तो भी हम सर से मिलने के लिए गए थे, तो उनको भी बहुत प्राउड था कि मेरे द्वारा भर्ती किए हुए जवान आज नक्सलवाद को समाप्त करने में बहुत विशेष योगदान दिए। तो बहुत खुशी लगा। पहले की नक्सल मुठभेड़ों और आज की मुठभेड़ों में आप क्या बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत समय में अलग अलग हुई? देखिए, गवर्नमेंट क्या पहले एरिया था तो ज़्यादा कैंप नहीं लगे थे, और नक्सलियों के लिए ना बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाता था उनको अपने संगठन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम आई कि हर 5 किलोमीटर पे या ज़रूरत वाले जगहों पे कैंप लगाते गए। तो फोर्स का जो अंदर गाँव में भी पहुंचना आसान हो गया, और नक्सलियों के लिए कम जगह बचा। जैसे जैसे फोर्स अंदर गई, वहाँ पे बिजली गया, सड़क गया, शिक्षा गया, स्वास्थ्य गया। तो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको भी चीज़ समझ में आया कि जो हमारा विकास इतने दिन तक रुका था, शासन के द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और नक्सलवाद जो है उनके लिए बाधक थे, और लोगों का जो विश्वास था वो सरकार को मिला, फोर्स को मिला, और नक्सली बैकफुट पे आए। और इसी का एक परिणाम है कि आज जो भी ट्राइबल्स हैं, जो भी हैं, वो सरकार के साथ में है। बस्तर में बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों का आपको या सुरक्षा अभियानों में किस तरह का सहयोग मिला था? एकदम अच्छी बात कहें आप। पैरामिलिट्री फोर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। जितने भी अंदरूनी क्षेत्र में हैं उन्हीं का कैंप लगा हुआ है, और उनसे जो भी हम लोग हेल्प लिए हैं, या ऑपरेशन में हो, या फिर फोर्स डेवलपमेंट में हो, या फिर रीइंफोर्समेंट में आने जाने का हो, ऑपरेशन के लिए हो, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। और सभी के सहयोग से आज ये दिन हम लोग को देखने को मिला। या 31 मार्च 26 में नक्सलवाद समाप्त हुआ, सभी के सहयोग से। वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, जिला बल, डीआरजी, एसटीएफ, सभी के। सर, क्या आप मानते हैं कि आज बस्तर में नक्सलवाद का कमजोर होना छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है? ये जब हम लोग पहली बार बीजापुर में गए थे, तो उस समय नक्सलियों जो थे उनकी जैसे टीसी के समय आता था, तो पता चलता था कि यहाँ 400 नक्सली बैठे हैं, यहाँ 500 बैठे हैं, एम्बुश लगाए हुए हैं, उधर कोई फोर्स जाएगा। तो उस समय की परिस्थिति और अभी जो लास्ट में हम लोग का 24-25 जो हुआ, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क था। उस समय उनकी संख्या ज़्यादा थी और एरिया ज़्यादा था, तो फोर्स उस समय भी प्रयास करती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे कैंप बना और एरिया कम हुआ और फोर्स को जो दबाव आया, मैं तो कभी कभी आपस में कमांडर लोग बात करते हैं कि 1-1.5 साल के प्रेशर में 40 साल का इनका जो साम्राज्य था, दबाव था, ख़त्म हो गया। कैसे हो सकता है कि इतने बड़ा बड़ा नुकसान किए और ये लोग इतना जल्दी सरेंडर हो गए। लगातार नक्सल अभियानों के दौरान परिवार से दूर रहना पड़ता है, उस मानसिक और भावनात्मक दबाव को आप कैसे संभालते थे? नौकरी लगने के बाद पोस्टिंग मेरी उस समय जब बीजापुर में थी, शादी हुआ तो आवाप्लेट किया ही था मैं। तो शादी होने के बाद से ही ऑपरेशन, तो जैसे होता है कि उस समय तक मेरे को आउटर प्रमोशन मिल चुका था, वोटिंग सब इंस्पेक्टर से मैं टीआई बन चुका था। उसके बाद शादी हुई
लेकिन मतलब ऑपरेशन से मेरा जो लगाव था वो कम नहीं हुआ। फैमिली जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, मेरे साथ फैमिली थी और बहुत सारे मतलब अच्छे समय, अच्छे दिन आते थे, बुरे दिन आते थे और फैमिली के द्वारा बताया भी जाता था कि अब शादी हो गई है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखो, ऑपरेशन मतलब चाहिए ठीक है लेकिन फैमिली को भी ध्यान में रखिए। अभी वर्तमान में मेरे 2 बच्चे हैं, तो नक्सल काम से इतना ज़्यादा मेरे को लगाव था प्लानिंग बनाने से लेके ऑपरेशन जाने में कि मैं कभी मतलब उनको बाहर घुमाने नहीं ले जा पाया। इस चीज़ का बहुत अफसोस रहता था कि जब वाइफ किसी का स्टेटस देखती थी, मेरे बैचमेट हो गए या फिर कोई ऐसे कि छुट्टी के समय में बच्चे को लेकर कोई शिमला जा रहा, कोई गोवा, कोई ऊटी, तो अच्छे अच्छे जगह जाते थे। मेरे पास भी सब कुछ रहता था। कैलेंडर मिलने के बाद रेलवे का पास मिल जाता है कि भारत में कहीं भी भ्रमण करिए, आपको मतलब फ्री टिकट रहेगा। एरोप्लेन कराता था, टिकट करा भी लेता था और जैसे ही पता चलता था कि हम लोग ऑपरेशन 3 दिन बाद जाना है, तो यार इस बार कैंसिल करते हैं। 3 महीना पहले से टिकट कटा के रखे हैं और आपको मतलब जानते ही हैं कि अगर किसी मतलब तैयारी पहले से रहती है तो कभी मैं ले जाने का मतलब उस समय पता नहीं दिमाग में मेरे क्या चलता कि ऑपरेशन करेंगे। कभी इस टाइप का फैमिली के साथ नहीं हुआ कि कहीं घुमाने ले गया, ये ले गया। अब नक्सलवाद समाप्त हो गया, मेरी पोस्टिंग भी मतलब दूर जिले में हुई, तो अब प्रयास करूँगा कि जो बच्चों से दूर रहा, बच्चों को जो कहीं नहीं ले जा पाया, फैमिली को नहीं घुमा पाया, घर वाले से जैसे कोई बीजापुर पोस्टिंग है, मणिनगर जाना है, घर जाना है, दूर फैमिली शिफ्ट हो गई तो दूर जाना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें मेरा आना एकदम अनिवार्य है, तो उसमें आता था। बाकी समय मैं फ़ोन में ही क्षमा मांग लेता था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बहुत बिजी हूँ। और मैं खुद से ही मतलब हमारे वरिष्ठ अधिकारी मतलब बोलते जाओ, मतलब नहीं सर वो ऑपरेशन छूट जाएगा। अभी मेरा मुखबिर बहुत अच्छा सूचना दिया है, वहाँ कोई घटना करने वाले हैं, तो इस टाइप की बातें थी जो मतलब हमेशा मेरे को याद आएंगी और जो समय मिस हुआ है उसको मैं ट्राई करूँगा उसको भरपाई कर सकूँ। एक बात अक्सर पूरे प्रदेश में चर्चा में रहती है कि निरीक्षक रामेश्वर देशमुख के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई। आखिर यह जोड़ी पूरे बस्तर में राम लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसके पीछे कारण क्या था? हम लोग जब ये रामेश्वर देशमुख जी हैं, वो दंतेवाड़ा जिला में भर्ती थे कांस्टेबल में, मैं बीजापुर में था, तो हम लोग ट्रेनिंग चंदखुरी में किए और कुछ समय के लिए हम लोग रायपुर में, तो ये गंज थाने में थे, मैं गोल बाजार थाने में था, तो हमारे पास कुछ समय के लिए ही आए थे, तो वहाँ से हमारी पहचान हुई। तो एक रायपुर जिला हो गया, फिर इसके बाद बीजापुर गए। बीजापुर में डीआरजी में हम लोग जब देखे कि इनकाउंटर हो रहा, हम लोगों को भी डीआरजी में आना चाहिए, थानों में कम मौका मिलता है, तो वहाँ से फिर हम लोग शुरू हुआ एक साथ अभियान करना। और मेरे हर ऑपरेशन में और इसके हर ऑपरेशन में मैं भी साथ में रहा हूँ। वहाँ बीजापुर के बाद फिर राजनांदगांव में, अभी कांकेर में, तो लगभग हम लोग की पोस्टिंग ऊपर वाला ऐसा ही रखता था कि राम लक्ष्मण का जो जोड़ी है वो बना रहे। एक ही डिवीजन में भी रहते थे, तो हम लोग 14 साल से एक साथ में ही हैं और नक्सलवाद के समाप्ति तक भी है। ये बहुत अच्छा है और एक मैसेज सभी लोग बोलते हैं आप लोग कि राम लक्ष्मण की जोड़ी ने ऐसा किया, तो निश्चित तौर पे ये भगवान का ही कोई आदेश हम लोग के लिए रहा हो। जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जो अपनी पूरी सेना, वो अपने रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता 14 साल के लिए गए थे, वैसे ही 14 साल के लिए हम लोग भी बस्तर में आए और इसका एंडिंग जो था 14 साल के बाद हम लोग फिर से मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं। इस पूरे सम्मान और सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? कामयाबी का श्रेय जो मेरे साथ जवान काम किए थे। मैं पहला पोस्टिंग मेरा 2012 से 2017 तक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पे पहले एटीएस हुआ करता था। एटीएस के बाद डीआरजी जो शब्द आया है वो बीजापुर से आया है। उस समय हमारे एसपी हुआ करते थे प्रशांत अग्रवाल सर, तो डीआरजी वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अंतागढ़, कांकेर जो एरिया है, ये सब एरिया का अपना अलग अलग नाम हुआ करता था। तो डीआरजी की शुरुआत वहाँ से हुई और जो वहाँ जवान थे सरेंडर वाले, जब हम पहली बार बस्तर गए, बीजापुर गए, तो वहाँ की परिस्थिति बहुत अलग थी। हमारी भर्ती जिस चीज़ के लिए हुई थी उसके हिसाब से वहाँ पे कोई भी प्रभारी जो एक स्टार है या एएसआई जो प्रमोटिव हो वो थे, मतलब लीड करने के लिए, ऑपरेशन लीड करने के लिए नहीं थे। फिर हम लोगों ने वहाँ जाके अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ नक्सली का रेड एरिया कॉरिडोर माना जाता है, जो जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मजबूत रहते हैं, बटालियन का एरिया हो या फिर मिलिट्री कंपनी का एरिया हो, तो वैसे जगह पे जाके हम लोग फेस किए, तो समझ में आया कि नक्सली उतने भी ज़्यादा
मजबूत नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। फिर बीजापुर में जो पारंपरिक गश्त हर जगह होता था, सिंगल लाइन जाना, इधर से आना, रोड में चलना, ब्लास्ट होना, जो कई घटनाएं हुई हैं, और कैंप लूटना, रानी बोदली हो, मुर्कीनार हो, एर्राबोर हो, कितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। तो जो उसमें कुछ लोग सरेंडर भी हुए, तो उनसे भी बात की। बात करने के बाद लगा कि हम लोग को ना जितना मतलब खौफ है, जैसे मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बस्तर के बारे में न्यूज़ में देखते हैं, और न्यूज़ में जो मुख्य चीज़ें दिखाई जाती है कि मतलब 4 जवान शहीद हो गए, आईडी ब्लास्ट हो गया, ये कैंप लूट गया, तो लोगों के मन में एक डर आ जाता था। तो वैसे डर जब हम लोग इधर थे मैदानी क्षेत्र में, तो हमारे भी मन में था। वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है, और नक्सली इतने भी मजबूत नहीं है, वेपन भी हमारा अच्छा है। फिर वहाँ के जवानों के द्वारा जब धीरे धीरे सीखना शुरू किए, और उस समय जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका लगभग खैर हम लोग भर्ती ही इसी चीज़ के लिए हुई थी कि जो नक्सलवाद है उसको कंट्रोल करना है, वो ख़त्म करना है। उस समय तक तो हम लोग के माइंड में ये नहीं था कि हम लोग अपने जीते जी नक्सलवाद को ख़त्म होते देखेंगे। 4 दशक का ये आतंक जो फैला हुआ था, वो मतलब लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर चुका था कि जो आदिवासी अंचल है, ट्राइबल्स एरिया है, तो एक तरह से जनताना सरकार जैसी चलती थी स्थिति, तो कभी ऐसा लगा नहीं। लेकिन बीजापुर में जब ऑपरेशन में चेंजिंग करते गए, हम लोग को अचीवमेंट मिलता गया। फिर उसके बाद मेरा पोस्टिंग राजनांदगांव में हुआ, तो राजनांदगांव में भी आप सुने होंगे एक साथ नक्सली मारे थे, बाघ नदी थाना क्षेत्र का जो एरिया था वहाँ पे। तो वहाँ पर भी मतलब एक टांडा एरिया कमेटी होता था। फिर मेरे मतलब पोस्टिंग जहाँ था, उस पोस्टिंग के कारण वो एरिया कमेटी को चेंज कर दिया गया। तो राजनांदगांव बीजापुर में बहुत सारा सीखे। खैर मैं उन्हीं के बीच से आया था, तो मैं ज़्यादा सिखा भी नहीं सकता था। धीरे धीरे ऑपरेशन को काउंटर कैसे करना है, जैसे बड़ा बड़ा एम्बुश लगता था, 300, 400, 500 नक्सली का एम्बुश, हमारी संख्या 30, 40, 50, तो नक्सली घेर लेते थे। 400 लोगों से लड़ पाना बहुत मुश्किल है, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं। पहले उतना फोर्स भी नहीं था हमारे पास। फिर राजनांदगांव में आए, राजनांदगांव में आने के बाद फिर यहाँ भी सीखे। फिर राजनांदगांव से कांकेर आए, तो यहाँ फिर तब तक बहुत कुछ ऑपरेशन के बारे में जान चुके थे, बहुत सारी गलतियाँ किए थे, उससे सीख चुके थे। और फिर आज हम लोग जब 16 अप्रैल 2024 का इनकाउंटर, जिसमें 29 नक्सली मरे थे, जो कि मतलब नक्सलियों का सबसे बस्तर के नक्सलियों का सबसे ख़राब दिन, जो कि उन लोगों का जो पॉम्पलेट आता था, जो भी आपस में लोग समीक्षा करते थे, उसको मानते हैं नक्सल संगठन में सबसे खराब थे। तो ये ना यहाँ के जो जवान थे, और उस समय के हमारे एसपी, हमारे एसएसपी साहब थे, कल्याण सर अभी जो डीआईजी बन गए हैं, उनका विशेष योगदान था। वो हम लोगों को मतलब प्लानिंग के बारे में भी समझाई देते थे, और जो ऑपरेशन कैसे करना है, अपना कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, लगातार ब्रीफ करते थे। आईजी साहब हो गए हमारे पीर सुंदरराज साहब और एडीजी साहब, तो ये लगातार हमारे पास मतलब पखांजू भी आते थे, या कांकेर में कभी आए तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में मतलब बताते थे कि जो बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा अगर कोई कैजुअलिटी हुआ है तो ब्रीफिंग होता था। उन सब चीज़ों को हम लोग को बताते थे कि ऐसे ऐसे यहाँ घटना हुआ था, तो आप लोग को भी चीज़ को देखना है। तो मुख्य श्रेय जो हमारा जाता है जवानों का जाता है, और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का। जाते जाते एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, खासकर छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए जो पुलिस या सुरक्षा बलों में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं। जितने भी युवा वर्ग हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मैं कांस्टेबल में था, लेकिन कांस्टेबल में रहने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता था कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वन टाइम जैसे विभागीय पदोन्नति परीक्षा हुआ, उसमें मैं सब इंस्पेक्टर बना, और 2 साल में ही मैं इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर बनने के बाद जो मेरा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत किया और सफलता मिल गया, ऐसा हुआ भी नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी लक्ष्य को चुनता है, अगर वो बड़ा लक्ष्य चुनेगा तो उसको बड़ा बड़ा समस्या, बड़ा बड़ा परेशानी, बड़ा बड़ा मतलब इग्नोर, हंसी उड़ाएंगे लोग, पागल समझेंगे कि इसको कोई मतलब सपोर्ट भी नहीं कर रहा और ये काम कर रहा। तो ऐसे चीज़ों को फेस करना है कोई भी आदमी जीवन में। मेरा ये मानना है कि हर इंसान को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पैशन और प्रोफेशन 2 अलग अलग चीज़ होता है। तो
एक पैशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो अच्छा पिता बने, अच्छा बेटा बने, अच्छा जो भी पति बने, या बिजनेस अच्छा करे, या फिर स्पोर्ट्स में जाए, सिंगर बने, डांसर बने, सरकारी जॉब करे, कुछ भी करे, एक ऐसा काम चुनना चाहिए जो कि समाज में आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जो भी ऐसे युवा हैं उसको देखे, मोटिवेट हो। तो मैं ऐसे युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। अगर बुरा समय आपके साथ आता है तो आप समझिए कि आप सही दिशा में हैं। अगर आप कोई लक्ष्य चुने हैं, आपके साथ कोई बुराई नहीं है, आपका सब अच्छा चल रहा, मतलब आप सही दिशा में नहीं हैं। मैं युवाओं से यही चाहूँगा, लक्ष्य चुनिए, देश का नाम रोशन करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और उस समाज का नाम रोशन करिए जिस समाज से आप आते हैं। तो आज की मुलाकात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे बहुत सारी जानकारी हमको मिली, हमारे दर्शकों को मिली, और निश्चित रूप से आपने जो काम किया है, जो चुनौतीपूर्ण काम किया, नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से मुक्त किया और साथ में शौर्य चक्र प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की पुलिस को पूरे देश में एक प्रतीक के रूप में आपने स्थापित किया। इसके लिए लोकल न्यूज परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आपने अपने समय दिया इसके लिए आभारी हम। बहुत शुभकामनाएं।